नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है और उस खबर ने खलबली मचा दी है। खबर ये है कि अब हमारा जो सेंसस होने वाला है, सेंसस यानी कि जनगणना, ये जनगणना के अंदर में अब कास्ट का डेटा भी ऑफिशियली लिया जाएगा। और इससे खलबली भारत में यह मच गई है कि क्या इसका असर अब रिजर्वेशन पर होगा। और रिजर्वेशन जिसके अंतर्गत 49% ऑलरेडी अलग अलग कास्ट्स को दिया गया है और ईडब्ल्यूएस को मिला करके लगभग 59% जो हमारे देश के अंदर में रिजर्वेशन है, क्या यह बढ़ करके और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सभी की जांच पड़ताल हम इस वीडियो के अंदर में करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस सेशन के साथ में, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से नए सेंसस के पॉपुलेशन के डेटा से शायद से रिजर्वेशन बढ़ सकता है। तो पहले तो आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, मेरा टेलीग्राम का ये वाला चैनल है, इसके साथ में बाकायदा आप लोग जुड़ सकते हो। आप इसे स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिर्फ टेलीग्राम में अरविंदा यूएन भी लिख सकते हैं। इसमें मेरे सारे लेटेस्ट नोट्स होंगे और जो भी अपडेट्स हैं वीडियोस को लेकर के, या मैं अगर कोई प्लेलिस्ट वगैरह बनाता हूँ, वो सब आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी पर फिलहाल मैं करंट अफेयर्स सिखाता हूँ और ये करंट अफेयर्स मेरे फर्स्ट में से शुरू हो चुके हैं। उसी के अंतर्गत मैंने सोचा कि फिर क्यों नहीं ये वाली न्यूज़ कवर की जाए, जिसके अंतर्गत ये फर्स्ट में की ही न्यूज़ है कि कैबिनेट क्लियर्स कास्ट एन्यूमरेशन इन द सेंसस। और आज का भी अखबार अगर अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर में भर भर करके यही सारे मुद्दे आते हैं कि कास्ट सेंसस कैसे होगा, कैसे क्या होने वाला है, क्या बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है। वही बीजेपी कह रही कि भाई हमने लाया, कांग्रेस कहती हम तो कब से इसकी डिमांड कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हम लोग एकदम डिटेल में समझ करके लेंगे। ओके, तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ सबसे पहले आपको बता दूं कि हर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग हर 10 साल के बाद में हमारा सेंसस होता है। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ओके, उसके बाद से हम लोग हर हर डेकेडल ईयर में, यानी कि जो भी 1951 वगैरह या 51 वाला जो भी ईयर आएगा उसके अंदर में हम लोग अपना सेंसस करवाते हैं। जैसे इसके पहले 1951 में हुआ, उसके 10 साल बाद में हम लोग 1961 में किए, उसके बाद हम लोग 1971 में किए, उसके बाद हम लोग 1981 में भी किए, 91 में भी किए, 2001 में भी किए, 2011 में भी किए। लेकिन ये हमारा जो सेंसस का डेटा है इसको पॉज कर दिया गया था, खास करके कौन से साल में? खास करके 2021 के अंदर में। क्यों? क्योंकि 2021 के अंदर में हम लोग देखते हैं कि उस समय में कंट्री जो है वो कोविड फेस कर रही थी और कोविड की वजह से उस साल का जो अपने को डेटा लेना था जनगणना का, वो नहीं हो पाया। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे। ठीक है? तो जो भी होता है, सेंसस मतलब क्या है? सेंसस का मतलब है कि आप पूरी की पूरी 100 की 100% पॉपुलेशन की आप लोग गिनती करते हो। ये वाला सब्जेक्ट जो है, ये वाला सब्जेक्ट याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। और इसका मतलब है सेंसस करने की जवाबदारी, जनगणना करने की जवाबदारी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर में आती है। वहीं पर अगर हम लोग सर्वे की बात करें तो सर्वे ये इवन स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कई कई सर्वे भी करता है। खास करके आप लोगों ने कास्ट सर्वेस के बारे में सुना होगा, जो कि रिसेंट में अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2 से 3 स्टेट ने किया हुआ है। जैसे कि हम लोग इसके अंदर में बिहार का एग्जांपल दे सकते हैं, अभी रिसेंट में कर्नाटका ने किया है और इसी तरीके से तेलंगाना ने भी किया हुआ है। तो सर्वे स्टेट कर सकता है, लेकिन सेंसस ये पूरी तरीके से यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर 2021 में नहीं किया, कब कब करें? तो अब जो है, तो दो पर्पस के लिए, ठीक है, मेजरली दो पर्पस के लिए अब ये सेंसस जो है वो होने जा रहा है। दो पर्पस कौन कौन से हैं? तो पहला जो पर्पस है वो ऑब्वियसली होगा कि हम लोग इसके अंदर में कास्ट जो है उसका भी सर्वे करने वाले हैं। तो हम लोग सभी लोगों की कास्ट गिनने वाले हैं कि भाई तुम्हारी कास्ट कौन सी है। तो जितने भी हमारे इंडियंस हैं, 145 करोड़ जो भी इंडियन है, या एग्जैक्ट डेट अपने को आगे आएगा कि तुम्हारी कास्ट क्या है, ये पता करेंगे। और दूसरा, हम लोगों को एक्चुअल में एक और एक्सरसाइज करनी है जिसको हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन। तो इन दोनों भी मुद्दों को हम इस सेशन के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में समझ के लेंगे कि ये क्या होता है, डीलिमिटेशन क्या होता है। तो एक एक करके समझ के लेते हैं। तो ये सेंसस याद रखिएगा, वापस बता रहा हूं, सेंसस दोनों चीजों के लिए जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
ये सेंसस गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज के लिए भी यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। इसके अंतर्गत लगभग देश के 67% जनता को हम लोग किसी न किसी रूप में हम लोग खाद्य और अन्न, ये इसकी हम लोग जो है वो पूर्वता करते हैं। तो इन सब के लिए सेंसस जो है वो जरूरी है, लेकिन एज आई सेड 2021 में कोविड होने की वजह से वो हो नहीं पाया। लेकिन अब इसको आप रोक नहीं सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं कि अरे सेंसस करवाओ, सेंसस करवाओ। तो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग 2025 या फिर 2026 दोनों में से कोई भी एक साल में, अभी तक इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन इसमें इन लोग अब सेंसस करने वाले हैं और ये सेंसस पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है। कैसा होगा? पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिजिटल सर्वे तो होगा, मतलब मोबाइल और ऐप और ये सब डेवलप किए जाएंगे, बट इसी के अंदर में इस बार कास्ट का डेटा भी गिना जाएगा। ओके, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अगर अब हम लोग इसको पढ़े तो न्यूज़ आपको क्या कहती है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड कास्ट इन्यूमरेशन ऑल्सो इन अपकमिंग डेसेनियल सेंसस। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज विल हैपन सिंस 1931। हमारे देश के अंदर में अगर आप सबको बताऊं तो बहुत सारे रिजर्वेशंस दिए गए हैं। चलिए उनको देखते हैं, बट उससे पहले आप सबको बता दूं कि गाइज अन अकेडमी के प्राइसेस जो है उनका बिगेस्ट एवर ड्रॉप हुआ है और 18,000 रुपए के अंदर में, मात्र 18,000 रुपए के अंदर में आप लोग सभी टॉप एजुकेटर्स के सेशंस पा पाओगे। ये गोल्डन चांस है, लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, इसका लाभ जरूर लीजिएगा। कोड जो आपको यूज करना है वो अरविंदा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिजर्वेशन का क्या इशू है हमारे देश के अंदर में, किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर में खास करके अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के अंदर में ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जिनका काम हुआ करता था प्रीस्टली काम किया जाए, एकेडमिक के जो भी आपके काम होते हैं वो सब किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्षत्रिय थे जिनका काम रूलर्स के तौर पर होता था। वैश्य है जो कि आर्टिसंस एंड ट्रेड्समैन एंड शूद्र जो मैनुअल लेबर्स होते थे। और दलित जो है वो स्ट्रीट क्लीनर्स खास करके हुआ करते थे। ये वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई थी, ओके, तो उस समय में काफी मोबाइल थी, यानी कि लोग ऊपर नीचे जा सकते थे, क्योंकि ये जन्म के आधार पर नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। लेकिन जैसा कि हर एक सिस्टम बनाया जाता है उसके बाद में उसके अंदर में प्रॉब्लम्स भी आती है। कुछ उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि वर्ण सिस्टम के अंदर में भी प्रॉब्लम्स आती है और वो एकदम पूरा स्थिर बन जाता है और मोबिलिटी जो है वो आपकी रुक जाती है। और उसके वजह से हमारे देश के अंदर में कास्ट सिस्टम जनरेट होता है और इसके अंदर में खास करके दलित और शूद्र जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि इनकी छाया तक मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, इन्होंने मुझे टच नहीं करना चाहिए, ये घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं शादी के दौरान, ये मंदिर में नहीं जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉन्ग स्ट्रगल चलती है। जब इंडिया आज़ाद होने वाला होता है उस समय में भी हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, इन सब की मेहनत का असर इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जब हमारा देश बनता है तो हमारे देश के अंदर मैं आपको वापस बता दूं कि जो भी जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था को हम लोग एक्चुअल में 3 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड करते हैं। जो दलित है, ओके, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था कि भाई हम इनको टच ही नहीं करेंगे, महार जाति के हैं, चमार हैं वगैरह वगैरह, तो इनको टच ही नहीं किया जाएगा, इनको शेड्यूल्ड कास्ट ये नाम दिया गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में ट्राइबल लोग भी थे। अब ये ट्राइबल भी कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थे, इनको भी प्रताड़ित किया जाता था, तो इनके लिए भी हम लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ा। लेकिन जब इनिशियल पीरियड में जब हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा का पूरा बनाया हुआ था, उस समय में अगर हम लोग देखें तो हमारा जब संविधान बनाया गया था तो संविधान के अंदर में हम लोगों ने ये पूरी जो कैटेगरीज थी इनमें से हमने सिर्फ देखा कि भाई शेड्यूल कास्ट जो है, मतलब जो भी हिंदू धर्म या फिर इसी के अंदर में आप बुद्धिस्ट लोगों को भी पकड़ लीजिए या फिर इसी के अंदर में आप लोग सिख को भी पकड़ लीजिए और जैन वगैरह को भी आप लोग पकड़ लीजिए, कि इन सबको एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर में कह दिया कि भाई जो दलित है उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाएगा। और लगभग उस समय में इनकी पॉपुलेशन एक 18% के करीब में थी। इस 18% पॉपुलेशन के लिए इनको एक 15% का रिजर्वेशन दिया गया कि आप लोग जो है, क्योंकि एक बात आती है, एक बहुत सिंपल सी बात है, वो है एनवायरमेंट की। एक अगर आप सीड ले लें, ठीक है, कोई भी आप एक सीड ले लीजिए, आम का ही बीज क्यों नहीं ले लीजिए। आम के बीज को अगर आप जमीन के अंदर में बोते हो तो उससे क्या उगेगा? यस, उससे एक पूरा आम का पेड़ उगेगा और कल को जाकर के ये आपको फल भी देगा। तो क्या मैटर करता है? एनवायरनमेंट मैटर करता है कि उसको सही सॉइल मिली क्या, उसको सही समय पर पानी मिला क्या, उसको सही समय पर और भी जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मिली क्या। लेकिन उसी आम के बीज को अगर मैं एक सीमेंट के
कुंडी के अंदर में अगर मैं डाल करके रखता हूँ और अब मैं इसको पानी दे दूँ और उगाने की कोशिश करूँ, क्या वो कभी उग पाएगा? आंसर इज़ नहीं। गलती आम के बीज की है क्या? बिल्कुल नहीं। आम के गुठली की कोई गलती नहीं है, दोनों सेम ही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट के अंदर में हमने आम रखा हुआ था, उसके अंदर में पोटेंशियल नहीं था? ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दलित जो है, ये आप कहते हो कि भई मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन जिनको पिछले 2000 सालों से दबाया गया, जिनका एनवायरनमेंट ही इस तरीके से है, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से गिरा हुआ है, क्या वो ओपन कैटेगरी के साथ में ढंग से कॉम्पीट कर पाएँगे? आंसर इज़ नो। तो इसलिए ये जो शेड्यूल कास्ट थे, इनको रिज़र्वेशन दिया गया, कितना? लगभग 15% के करीब में। शेड्यूल ट्राइब, सेम इनके लिए भी यही आर्ग्यूमेंट दी गई। लगभग एक 8% के करीब में इनकी पॉपुलेशन है, इनको भी 7.5% रिज़र्वेशन इनिशियल पीरियड में दिया गया। तो इनको हर तरफ में रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, क्योंकि भाई एजुकेशन में भी देना पड़ेगा और इसी के साथ में इवन जॉब में भी देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, इवन इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या अर्थ होता है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि लोकसभा में और राज्यसभा में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई। लोकसभा में आज भी 543 जो हमारी सीटें हैं, इसमें से 84 और 47 ये सीट्स रिजर्व्ड है। ये एससी के लिए है और ये एसटीज के लिए है। तो इस तरीके से इनके लिए पॉलिटिकल, जॉब में और एजुकेशन में अलग-अलग आर्टिकल्स को यूज करके रिजर्वेशन दिया गया। बाकी सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं उनको ओपन कह दिया गया। तो ये टोटल कितना हुए? तो टोटल 22.5% हो गया। इसका मतलब है लगभग आपके एक, अगर हम लोग कहें तो 77.5% जो लोग हैं, इन सबको ओपन कैटेगरी ही कह दिया गया। बट आगे जाकर के हम लोगों ने ये देखा कि सभी लोग अगेन इक्वल नहीं हैं। कुछ जो कास्ट है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, सोशली और एजुकेशनली मतलब कौन? ये कौन है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड? मतलब कौन? तो इनको नाम आगे जाकर के हमने दिया ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन कुछ और भी हमको मिली। लगभग ये बाकी के बचे हुए 52% पॉपुलेशन आप कह सकते हो, ये 52% पॉपुलेशन देश का ऐसा ही था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड था। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, सुतार, लोहार, उसके अलावा सोनार, या इसी के साथ में आप लोग और भी कुछ लोगों को ले सकते हो। तेली, जो कि तेल निकालता है, ऐसा है कि तेली अनटचेबल नहीं है। कुम्हार अनटचेबल नहीं है। कुम्हार जिस घड़े में जो घड़ा बनाएगा उसी से तो मैं पानी पीऊंगा। लेकिन क्या आप अनटचेबल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या इनको सही सोशल लेवल पर इनको रिकॉग्निशन मिला है? क्या इनको सही लेवल पर एजुकेशन मिला है? आंसर इज नो। ऐसी लगभग देश की 52% पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज किया गया, और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर आगे जाकर के 27% रिजर्वेशन 1991 में वीपी सिंह इसको लागू करते हैं। देश में बहुत ज्यादा हो हल्ला भी मचता है, मंडल वर्सेस कमंडल, इसका डिबेट भी जनरेट होता है, और इस तरीके से ओबीसीज को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अब जो है वो लगभग ऐसा आप पकड़ लीजिए कि भाई ये 52% पॉपुलेशन थी, इसको 27, या 8% थी, इसको लगभग 7.5%, और ये 18% थी, उनको 15% के करीब में रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन जब ये रिजर्वेशन दिया गया, उस समय में आपसे पूछा कि ये सेंसस कब यूज किया आपने? आपके पास में कोई ऑफिशियल डेटा है कि कौन सी कास्ट कितनी है वगैरह वगैरह? सैडली आप लोगों को जान करके ताज्जुब होगा कि आज देश के अंदर में जो भी पॉलिटिकल या फिर जॉब में या फिर एजुकेशन में जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसके लिए जो सेंसस का डेटा यूज किया गया है वो है 1931 का। सेंसस हो रहा है 1951 के बाद से भी सेंसस हो रहा है। 1931 में वो 41 में वो 51 में हुआ, लेकिन कास्ट का डेटा कभी नहीं लिया गया। आपके बाकी जनरल डिटेल लिए गए, आप मेल हो, आपके घर में कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा है, एजुकेशन क्या है, वगैरह 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 सब पूछा। बट व्हेन इट कम्स टू कास्ट, आस्किंग कास्ट, तो ये कास्ट आपकी 1931 में पूछी गई थी, उसके बाद में आपकी कास्ट ही नहीं पूछी। और उसके बेसिस पर आज देश के अंदर में अगर हम कहें तो इन सभी को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है, और ऑब्वियसली इट वाज मोदी गवर्नमेंट जिन्होंने जाकर के आगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिकॉज आगे डिमांड ये बढ़ने लगी कि जो इकोनॉमिकली वीकर है उनकी क्या गलती है, उनको भी तो आपने रिजर्वेशन देना चाहिए ना। तो आगे जाकर के 10% रिजर्वेशन इवन इनको दिया गया। तो ये पूरी कहानी है रिजर्वेशन की।
लेकिन अब सवाल आता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा, पहले तो सेंसस कौन करता है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, खास करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल है उसको करने के लिए। ओके, लेकिन सिंस इसके इस बार जो सारा का सारा सर्वे होगा वो डिजिटल होगा, इसलिए इसके अंदर में ऑब्वियसली मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी जो मिनिस्ट्री है वो भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इनका कहना बस यही था, ओके, कि अब हमको कास्ट डेटा जो है वो लेना होगा। क्यों? क्योंकि 1931 का डेटा है हमारे पास में। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, तो ऐसा नहीं है कि कास्ट का डेटा हमने 2011 में नहीं लिया था, लिया था हमने। तो 2011 में हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा लिया था, लेकिन पहले यूपीए गवर्नमेंट ने इसको रिलीज नहीं किया और बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इसको रिलीज नहीं किया। एवरीवन वाज फियरिंग एक इशू ना हो जाए कहीं पर। क्या इशू हो सकता है सर? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कब से ये वाली आर्ग्यूमेंट जो है वो खास करके बाकी सेक्शंस द्वारा दी जा रही है कि ठीक है, आप लोग जो है वो अभी एससी को कितना रिजर्वेशन देते हो? इनको 15% रिजर्वेशन देते हो, ठीक है, इनको 15% रिजर्वेशन देते हो। पहले इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? लगभग 18% इनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी। एसटी को कितना आप लोग रिजर्वेशन देते हो? एसटी को हम लोग 7.5% रिजर्वेशन देते हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? तो आप 8 पकड़िए, 8% है। ओबीसीज के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है और ओबीसीज जो है वो लगभग देश में 52% है, लेकिन इनको 27% रिजर्वेशन दिया है क्योंकि इंदिरा सोनी जजमेंट जो है वो इंदिरा सोनी जजमेंट 1993 में कह गई थी कि 50% से ज़्यादा आपका रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, खास करके कास्ट बेसिस पर। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने एक लिमिटेशन लगाई हुई थी। लेकिन आगे जा करके मोदी गवर्नमेंट ने ये जो ओपन कैटेगरी जो बचती है, तो अब आप लोग अगर देखें तो लगभग 51% जो है, ओके, तो अगर आप लोग मोटा मोटी देखें तो 51% रिजर्वेशन मिलता है सभी की सभी ओपन कैटेगरी को। लेकिन अगर इनका पॉपुलेशन अगर हम लोग गिने तो इसके फिगर के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो ये आप लोग ऐसा पकड़िए कि हाँ, तो इनको 27%, हाँ ऐसे लिखना चाहिए, 52 यहाँ लिखना चाहिए। तो इनका पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो ये 51% रिजर्वेशन काइंड ऑफ ओपन के लिए, लेकिन अगर इन लोग चाहे तो ये भी यहाँ पे कॉम्पीट कर सकते हैं। अब इनका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 60 और 78 लगभग यही पॉपुलेशन 78% है और 78% पॉपुलेशन को आप लोग लगभग 49% रिजर्वेशन दे रहे हो। और इनकी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये है कि ये 1931 के डेटा के हिसाब से आप लोगों ने गिना है। आगे जाने के बाद में ये 78% पॉपुलेशन शायद से हु नोस कि 92% तक पहुंच गई हो। और अगर ये 92% तक पहुंच गई है तो इनकी जितनी इनकी जितनी ओके जनसंख्या है उतनी ही अब इनकी भागीदारी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कम से कम एटलीस्ट 70% तक तो रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए फिर। तो ये आर्ग्यूमेंट हर बार दी जा रही थी और इसके चलते कोई भी गवर्नमेंट 2011 के सेंसस को पब्लिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि फिर जो है वो ओबीसीज खास करके ये कहेंगे कि हमारा रिजर्वेशन और बढ़ाओ, एससीज एसटीज भी कहेंगे हमारा रिजर्वेशन और बढ़ाओ, और फिर देश कहीं और किसी क्या कहते हैं झगड़े और फसाद में ना फंस जाए। लेकिन इसी के बीच में हम लोग देखते हैं कि बिहार जैसे जो स्टेट है या फिर इवन तेलंगाना जैसे जो स्टेट है या फिर इवन कर्नाटका जैसे जो स्टेट है, इन लोग खुद का सर्वे करवाते हैं। अब याद रखिएगा ये सर्वे है, सेंसस नहीं है। सर्वे मतलब, सर्वे का मतलब होता है कुछ पॉपुलेशन को ही आप चूज करके आप लोग सर्वे करते हो, और इन्होंने अपना अपना सेंसस अपना इस तरीके से सर्वे बना लिया और इन लोग कहे कि भाई हम लोग तो अपडेटेड रिजर्वेशन जो है वो देने की कोशिश करेंगे। जैसे भी अगर आप लोग देखें तो कर्नाटका के अंदर में यही बात चल रही है। इन लोग कह रहे हैं कि अभी के एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन को दे वांट टू टेक इट टू 69%, 69%, लेकिन फिर हो हल्ला हो रहा था। और अब करे तो करे क्या, नहीं करे तो नहीं करे क्या। तो अब इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि पहले तो ये सब रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो 1931 के सेंसस पे मिल रहा है। मतलब आज अगर हम अब ऑलमोस्ट हम लोग 2031 तक आ ही चुके हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 साल हो गए हैं, नहीं तो भी 95 साल तो हो ही गए हैं भाई। 95 साल पुराने डेटा के आधार पर आज रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, तो ये कहाँ सही है? इसके लिए फिर हमको क्या करना होगा? तो इसके लिए अब हमको अपडेटेड फिगर्स लगेंगे सेंसस के। इसीलिए अब जो है वो नए जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं सेंसस, उसके अंदर में नए कास्ट फिगर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे।
ताकि अगर अपडेटेड रिजर्वेशन देना है तो शायद से दिया जा सकता है। अब इसमें और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि दूसरा जो एक और इश्यू इसके अंदर में आएगा, वो हमारा जो आएगा वो होगा डीलिमिटेशन को लेकर के। तो चलिए मैं आपको दूसरा मुद्दा भी बताता हूँ। तो व्हाट इज डीलिमिटेशन? ओके, तो डीलिमिटेशन क्या होता है, तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। रीड्रॉवल ऑफ बाउंड्रीज होता क्या है, हमारे देश के अंदर में आर्टिकल नंबर 82 ये वाली बात कहता है कि जब भी आपका कोई सेंसस हो जाए, तो सेंसस होने के बाद में सभी बाउंड्रीज को, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पर हो या फिर सिर्फ स्टेट लेवल पर ही कॉन्स्टिट्यूंसीज क्यों ना हो, इन सब का हमको रीएडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा? रीएडजस्टमेंट करना होगा। तो इसको रीएडजस्ट कीजिए। क्यों रीएडजस्ट करना होता है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए ये एक एरिया है। ओके, यहाँ पर भी एक एरिया है। ओके, यहाँ पर भी एक एरिया है, और इधर में भी एक एरिया है, और इधर में भी एक एरिया है। अब होता क्या है कि ये तो जब आपने 1951 का डेटा लिया था, उस समय में आपकी 1 2 3 4 5 5 कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरीके से थी। लेकिन आगे हम लोग जब 10 साल बाद जाते हैं, तो 10 साल बाद में यहाँ से कुछ पॉपुलेशन इस तरफ में माइग्रेट हो जाती है, यहाँ से भी कुछ पॉपुलेशन इस तरफ में माइग्रेट हो जाती है, और यहाँ की कुछ पॉपुलेशन यहाँ, और यहाँ की भी कुछ पॉपुलेशन इस तरीके से माइग्रेट होती है। तो हम लोग देखते हैं कि लगभग इस इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में आपके 8 लोग आ गए, और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर में आप लोग देखोगे तो आपके हार्डली 2 लोग यहाँ बचे थे, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सिर्फ 2 लोग यहाँ पर बचे हुए थे। तो क्या किया जाएगा? तो इसके अंदर में फिर हमारी ये जवाबदारी बनती है कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए रीड्रॉवल ऑफ द बाउंड्री किया जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 फाड़ किए जाएंगे, और यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, और इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, और इनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, ताकि सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसी को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। तो ये डीलिमिटेशन करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन नाम का एक हम लोग कमीशन अपॉइंट किया जाता है, जो कि इस तरीके से करता है, और उसके लिए एक्ट वगैरह हम लोग लेकर के आते हैं। बट होता क्या है कि 1976 के अंदर में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट खास करके पॉपुलेशन को कम करना चाहती थी। हो क्या रहा था कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको इतने सीट मिलेंगे। नॉर्दर्न स्टेट जो है वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, फिर तो पॉपुलेशन रुके ही ना। तो 1976 के अंदर में इंदिरा गांधी क्या करती हैं, वो पॉपुलेशन को फ्रीज कर देती है। वो कहती है कि भाई अभी से जो भी ये रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री बाउंड्री है, ये सब हम लोग रोक रहे हैं, खास करके आने वाले 25 सालों के लिए, यानी कि 2001 तक कोई भी रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री नहीं होगा। ओके, और 1971 के सेंसस के हिसाब से ही, चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, सभी के लिए हम लोग 1971 का ही पॉपुलेशन यूज करेंगे। उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, जब 2001 का समय आता है, और 2001 में जब उनके सामने भी यही प्रश्न आया कि क्या हमने करना है, तो उन्होंने इसी को 25 साल से और फ्रीज कर दिया। इन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम लोग 25 साल के लिए और इसको फ्रीज कर रहे हैं, मतलब 2026 तक के लिए सब कुछ फ्रोजन कर दिया गया, और अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज का साइज वगैरह जो है वो नहीं बना। अब जो है वो हम लोगों ने एक तो रिसेंट में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वुमन को रिजर्वेशन दिया है। अगर हमने वुमन को रिजर्वेशन दिया है, तो 1/3 रिजर्वेशन दिया, तो हमको सीट बढ़ाने की आवश्यकता है, सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी जो बात है वो है कि अब जिनकी जिनकी पॉपुलेशन, बिकॉज 50 साल हो गए हैं, पॉपुलेशन चेंज हो गई है, चेंज्ड पॉपुलेशन को हमको रिप्रेजेंट करवाना होगा। उसके लिए हमको डीलिमिटेशन की एक नई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको अपडेटेड क्या चाहिए? सेंसस के फिगर्स। इसीलिए अब ये वाला सेंसस जो है वो करवाया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 मुद्दे, कि कैसे सेंसस का असर डीलिमिटेशन के ऊपर में और रिजर्वेशन के ऊपर में पड़ेगा, ये सभी लोगों को क्लियर हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन ये जो सेंसस होता है, सेंसस जो भी होते हैं, ये सेंसस का असर इवन खास करके पड़ता है, ये जो सेंसस है, ये सेंसस का असर खास करके पड़ता है इवन आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर में। एमजी नरेगा के अंदर में कितने लोगों को फंड जाएगा, कितने लोगों को नहीं जाएगा, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में कितने लोगों को क्या पैसा जाएगा, कौन सी स्कीम कैसे मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर में इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ये सब फिगर्स जो है वो अभी फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब नया अपडेटेड सेंसस आएगा, और उसके अंदर में आगे क्या क्या किया जा सकता है। ओके, बाकी बाकी कंट्रीज में भी इस तरीके से कुछ होता है क्या? रेस और इन लोग सब गिनते हैं क्या? बिल्कुल यस, आंसर इज इस तरीके से इन लोग गिनते ही है। ओके, लेकिन इसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सजेशंस कुछ ऐसे हैं कि भाई अब आप लोग अगर इस तरीके से सेंसस वगैरह कर रहे हो, ओके, तो इसको हर 5 साल में अपडेट कीजिए एसईसीसी डेटा को।
एआई और एमएल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए कास्ट डेटा अथॉरिटी वगैरह आप लोग बना सकते हो। और 2011 के डेटा को क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी। तो इसको आप लोग लीगल बैकिंग ज़रूर दीजिएगा, खास करके सेंसस एक्ट 1948 के अंदर में, कि हम लोग जो कास्ट सेंसस यूज़ कर रहे हैं, उसका इस तरीके से काम होगा। तो गाइज़ नो डाउट सबका विकास और सबका साथ। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर ये आपको पाना है, तो सभी लोगों को इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन देना होगा। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन देने से पहले आपके पास में अपडेटेड फिगर्स होने चाहिए। 1931 का डेटा यूज़ करके हम लोग जो है वो अपडेटेड फिगर्स नहीं लेकर के आ सकते हैं, तो हमको वो सब लेकर के आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वाली जो पूरी की पूरी न्यूज़ है, वो आपको एकदम डिटेल में समझ में आई होंगी और इसके एक-एक महीने को हम लोगों ने डिटेल में समझ के लिया है। हमारी ऐसी ही कुछ बैचेस जो है, मंजिल बैच, आगाज़ बैच, नींव बैच, ये सभी लॉन्च हो रही है 6-7 मई को। आप लोग अगर हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो भी हमारे पास एजुकेटर्स हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो भी हमारे पास में एजुकेटर्स हैं। तो इन सब ऑफ़र्स का लाभ ज़रूर लीजिएगा और आप लोगों के सामने एक स्क्रीन रख के जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग खास करके हमारे इस 17,999 का ऑफ़र का लाभ ले पाओगे। याद रखिएगा लिमिटेड पीरियड का ऑफ़र है, तो लेट्स क्रैक इट।